हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, कोहल वर्ग, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, और हर साल आप लोग देखते होंगे जीन पियाजे हो गया, लेव वाइगोत्स्की हो गए, कोहल वर्ग हो गए, इन सबसे हमेशा हर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान लगा के पढ़िएगा। दोस्तों, सीटेट में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन तीनों टॉपिक से। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं लेव वाइगोत्स्की को। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, और पूरा संपूर्ण निचोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। कौन सिद्धांत दिए थे लेव वाइगोत्स्की? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे वाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों। वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन मनोवैज्ञानिक थे? तो लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों। उन्होंने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया है। किस पे कार्य किया है लेव वाइगोत्स्की ने? तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य रूप से कार्य किया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, मतलब वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ही सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बताया गया है, वाइगोत्स्की हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की का कहना है कि हमारे जो स्वयं का विकास जो होता है वो दूसरों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के जितने भी सिद्धांत और नियम है दोस्तों, बहुत ही बारीकी से हम लोग देखेंगे और पूरा विस्तार से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, रूस के रहने वाले थे। इनका सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है लेव वाइगोत्स्की को सिमकोविच, इनका पूरा नाम है वाइगोत्स्की का लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या हो गया दोस्तों? तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम हो गया लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों। अगला है बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिए हैं। कैसा सिद्धांत दिए वाइगोत्स्की? तो बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिए हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है? तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट दिया है वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के नाम। ठीक है, तो आगे हम लोग वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत का नाम है भाषा सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है अधिगम सिद्धांत, चौथा है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, पांचवा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और छठा है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग जल्दी देख लीजिए। पहला है भाषा सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक विकास का सिद्धांत, और तीसरा है अधिगम सिद्धांत, और चौथा है सामाजिक रचनावाद, पांचवा है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, और छठा है जोन ऑफ फ्रैक्शनल डेवलपमेंट, जिसे हम लोग ZPD भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से सबको देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया गया है। वाइगोत्स्की क्या है कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। वाइगोत्स्की क्या कहे हैं? तो वाइगोत्स्की बताए हैं कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सी टेट में यह लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्वयं से सीखना। ठीक है,
स्वयं से सीखना, बालक खुद से करके सीखे। ठीक है, ये सब लाइनें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, जब बच्चा कार्य को करने में असमर्थ हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, ये वाइगोत्स्की का कहना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। ठीक है, तो बच्चों की भाषा और विकास 2 वर्ष तक अलग अलग होती है और 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण दोस्तों है कि वाइगोत्स्की बताएं कि बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती हैं, और दूसरा पॉइंट बताएं हैं कि 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बताए हैं वाइगोत्स्की बताएं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या बताए हैं वाइगोत्स्की, हमारे स्वयं का जो विकास होता है वो दूसरों के द्वारा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक कारकों को बताए हैं, तो सामाजिक कारक में आ जाएंगे परिवार आ जाएगा, समाज आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा, मित्र आ जाएगा और मंडली परिवेश आ जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक कारकों में क्या क्या आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, समाज आ जाएगा, विद्यालय, मित्र, मंडली, परिवार। ठीक है, तो इन्हीं ये जो बता रहे हैं वाइगोत्स्की हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है। तो देखिए, परिवार के द्वारा हो रहा है, समाज के द्वारा हो रहा है, विद्यालय के द्वारा हो रहा है, मित्रों के द्वारा हो रहा है और मित्र मंडली परिवेश के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही वाइगोत्स्की बताए हैं कि हमारा जो स्वयं का विकास होता है वो दूसरे के द्वारा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि वाइगोत्स्की बता रहे हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है, और इसी चीज़ को जीन पियाजे क्या बताए हैं उसको भी यहीं पे आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। दोस्तों देखिए, जीन पियाजे यहीं पे बताए हैं कि पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि हमारे खुद का विकास, चाहे बच्चे का विकास, समाज के द्वारा होता है, दूसरे के द्वारा होता है, लेकिन पियाजे कहते हैं उसी चीज़ को कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता भी दिया गया है कि पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के द्वारा होता है, और वाइगोत्स्की वही बता रहे हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बच्चे की विकास उम्र के द्वारा होता है, और वाइगोत्स्की कह रहे हैं बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही बारीकी से समझिए और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, और आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइए और पेपर में आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बताया गया दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में पहला पॉइंट बताया गया आत्मसात करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं आत्मसात करना क्या होता है। बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। बच्चों द्वारा जो स्वयं से बालक अपने प्रयास से सीखते हैं उसे ही सीखा गया ज्ञान को ही आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बताया गया दोस्तों स्कैप फोल्डिंग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है इसको फोल्डिंग, और आप लोगों को पेपर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता होगा इसके फोल्डिंग को हिंदी में सहारा कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस अगले पॉइंट में इसके फोल्डिंग को। ठीक है, इसको फोल्डिंग को ही सहारा कहते हैं। तो दोस्तों बताया गया बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। ठीक है, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। ठीक है, मतलब बालक जब, तो दोस्तों इसका फोल्डिंग का मतलब ही हो गया सहारा देना। तो दोस्तों जब बालक किसी, मान लीजिए आप उसको 10 सवाल दिए, 9 सवाल वो लगा दिया, ठीक है, 10वां लगा नहीं पा रहा है, कहीं एक आध हासिल गलत कर दे रहा है, चाहे एक आध कहीं मतलब छोटा से छोटी गलती कर दे रहा है, तो आप उसे गलत ना कहिए, उससे आप थोड़ा सहयोग वहाँ कर दीजिए जब बालक वहाँ पे अटक रहा है तो। ठीक है, उससे सहयोग कर देने से बालक थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और उस चीज़ को भी सॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो उसी को बताएगा दोस्तों इसका फोल्डिंग में बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग ही अस्थायी सुधार कहलाता है या इसका फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि इसके फोल्डिंग को हम लोग पांड भी कहते हैं और ढांचा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं, पांड कहते हैं इसके फोल्डिंग को और ढांचा भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये दोनों और तीनों इसके फोल्डिंग भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा,
पांड भी देखने को मिल जाएगा। इसके फोल्डिंग को पांड भी कहा जाता है और इसके फोल्डिंग को ढांचा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग को अच्छे समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट में बताया गया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसी को कहते हैं जेडपीडी या जोन ऑफ फ्रैक्शनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या कहते हैं जेडपीडी को? तो जेडपीडी को कहता है जोन ऑफ फ्रैक्शनल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो जेडपीडी का हिंदी नाम क्या, इंग्लिश ना, मतलब इसका जेडपीडी का फुल फॉर्म हो गया जोन ऑफ फ्रैक्शनल डेवलपमेंट, और इस जेडपीडी का हिंदी नाम हो गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो जेडपीडी का हिंदी नाम क्या हो गया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला जेडपीडी कहलाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बताया गया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र में बताया गया है कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति के साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। ठीक है, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। और अगला पॉइंट बताया कि तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया सहारा देना इसके फोल्डिंग कहलाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ बताया गया है, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है या इसको फोल्डिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग को यहाँ अच्छे से बताया गया है, फिर से एक बार और देख लीजिए इसके फोल्डिंग क्या होता है। तो जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना या इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इसके फोल्डिंग से अच्छे से बताया गया है, आप लोग फिर से इसे देख लीजिएगा। और दोस्तों इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो लाइन का छोटे छोटे पॉइंट में बताया गया है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है। ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक और निर्मितवाद है। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए, इसे बहुत ही बारीकी पॉइंट है कि जीन पियाजे का सिद्धांत जो है निर्मितवाद होता है। ठीक है, निर्मितवाद से संबंधित है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट बताया गया है सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं। तो आइए हम लोग देखते हैं सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। दोस्तों पहला पॉइंट बताया गया है कि विकास के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, फिर से आप लोग एक बार देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, मतलब बालक समाज के द्वारा और संस्कृति के वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बालक के विकास में शिक्षक का तो मतलब योगदान होता ही है, उसके शिक्षक के अलावा समाज का भी योगदान होता है और संस्कृति और वातावरण का भी योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट में बताया गया है कि संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमें बताया गया है कि संस्कृति जो है संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ठीक है दोस्तों, संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है और ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो दोस्तों ये रहा वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत, पूरा विस्तार पूर्वक आप लोग इसे 2 से 3 बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को दोस्तों होती है। आइए हम लोग देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक को। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कोहलर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से कोहलर का टॉपिक शुरू होता है, अच्छे से देखिए समझिए। और तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कोहलर को देखेंगे, कोहलर के सिद्धांत हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे।
आइए शुरू करते हैं कोहलर को। दोस्तों कोहलर के बारे में ऐसा बताया गया है कि कोहलर का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलर कौन सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो कोहलर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो दोस्तों कोहलर कहाँ का रहने वाला था? तो कोहलर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। ठीक है दोस्तों, तो बताया गया है कि कोहलर कहाँ का रहने वाला था? तो कोहलर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था और कोहलर ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और तीसरा का बताया गया दोस्तों नैतिक अवस्था सिद्धांत। ठीक है, कौन सिद्धांत बताया गया है? तो नैतिक अवस्था सिद्धांत। कोहलबर्ग अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है। दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और नैतिक अवस्था का भी सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों, जैसा कि देखिए बताया गया, क्या आप जानते हैं? जैसे बताया गया है कोहलर ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया था। क्या बताया गया कोहलर के बारे में? कि कोहलर सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया था। ठीक है, और इसके बाद इसमें 1981 व 1984 ईस्वी में संशोधन किया था अपने नियम में। ठीक है, तो दोस्तों कोहलबर्ग सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1969 ईस्वी में दिया था और इसके बाद उसने 1981 ईस्वी में और 1984 ईस्वी में संशोधन किया था। ठीक है, किस पे संशोधन किया था? तो नैतिक विकास सिद्धांत में संशोधन किया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कोहलर के अनुसार बताया गया है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पॉइंट में कि यहाँ बताया गया है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, और बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा और अर्जित किया जाता है। ठीक, अगले पॉइंट में देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया है 1927 से 1987 के नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया है कि नैतिक विकास के कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। ठीक है, उसमें पाया गया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास 6 चरण में पाए गए हैं और इन्होंने बताया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों आगे बताया गया है दोस्तों कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताया गया है। दोस्तों कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और तीसरा बताया गया है उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग देखिए, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए फिर से बताया गया है कि पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष तक होती है। कितने से कितने वर्ष तक पूर्व परंपरागत अवस्था होती है? तो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है 4 से 10 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा पॉइंट बताया गया है परंपरागत अवस्था। तो दोस्तों परंपरागत अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर में बताया गया है उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर परंपरागत अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक जितने होते हैं बालक, वो सब उत्तर परंपरागत अवस्था में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों तो टॉपिक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों चैनल को ईमानदारीपूर्वक सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को ऐसा ही टॉपिक पर डे दिया जाएगा और पूरा आप लोगों को सीटेट का पूरा सिलेबस आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट में बताया गया है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत में कि कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया। ठीक है, कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास 6 चरण होते हैं। नैतिक विकास के कितने चरण होते हैं? तो नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार विशेष प्रकार के प्रयोग करने के बाद नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं। ठीक है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। आइए देखते हैं आगे।
तो दोस्तों इस पॉइंट में बताया गया है कि इन 6 चरणों में प्रत्येक चरण नैतिक दुविधा को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण में नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में दिया गया दोस्तों कि बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्या बताया दोस्तों वाइगोस्की जी बताए हैं कि बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोलबर्ग में अपने अनुसंधान के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या पाई जाती हैं? तो नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है दोस्तों कि नैतिक विकास का अर्थ। ठीक है, तो हम लोग नैतिक विकास का अर्थ देखेंगे। तो आइए आप लोग ध्यान से देखिए इसे, नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों बताया गया है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नैतिक विकास के अर्थ में क्या बताया गया है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। नैतिक विकास को सामाजिक परिवेश से सीखा जा सकता है या अर्जित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नैतिक विकास का अर्थ आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बताया गया है कि सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास पड़ोस और तथा स्कूल से नैतिक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे बालक का नैतिक विकास होता है दोस्तों? जैसा कि इस पॉइंट हम लोग देख पा रहे होंगे कि सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। ठीक है, तो कहाँ नैतिक विकास होता है? ज़्यादा से ज़्यादा अनौपचारिक रूप से होता है बालक का विकास, और आसपास पड़ोस तथा नैतिक विकास होता है। आसपास पड़ोस से होता है नैतिक विकास, अनौपचारिक रूप से होता है, और स्कूलों में नैतिक विकास होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। और टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगला पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया गया है? जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न तो अनैतिक होता है। ठीक है, बल्कि वह अच्छा बुरा का आचरण समाज से सीखता है। तो बालक अच्छे बुरे का आचरण कहाँ सीखता है? तो बालक अच्छे बुरे का आचरण समाज से सीखता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों पूर्व नैतिक स्तर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पूर्व नैतिक स्तर को हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों पूर्व नैतिक स्तर कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूर्व नैतिक अवस्था चाहे पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष तक होती हैं। कितने वर्ष तक? पूर्व नैतिक स्तर अवस्था कितने वर्ष तक? तो 4 से 10 वर्ष तक। ठीक है, इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व नैतिक स्तर को कैसे जाना जाता है? तो इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों पूर्व नैतिक स्तर में 2 पॉइंट बताया गया है। पहला पॉइंट है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा पॉइंट है अहंकार की अवस्था। ठीक है दोस्तों, क्या है पूर्व नैतिक स्तर में पहला पॉइंट? तो पहला पॉइंट है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा पॉइंट में है अहंकार की अवस्था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पहला पॉइंट बताया गया है आज्ञा एवं दंड की अवस्था के बारे में। तो आइए देखते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था किसे कहा जाता है। दोस्तों कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या न किया जाए। दंड से बचने के लिए परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं। उस कार्य को न किया जाए तो बच्चे को दंडित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट बताया गया है अहंकार की अवस्था। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं अहंकार की अवस्था। दोस्तों अहंकार की अवस्था में बताया गया कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो वह परिपक्व होता जाता है। ठीक है दोस्तों,
अहंकार की अवस्था में दूसरा पॉइंट बताया गया है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक परिपक्व होते रहता है। तो दोस्तों ये प्रकृति के नियम है, जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है वैसे उसको परिपक्वता आती रहती है। ठीक है, अगले पॉइंट में बताया गया है यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो दोस्तों जैसे जैसे बालक का उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो जैसे वैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, ठीक है, उसमें परिपक्वता होती रहती है और जैसे भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के अनुसार वह झूठ भी बोल लेता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं उदाहरण में। जैसे भूख लगने पर चुरा कर खा लेना, ठीक है, और ज़रूरत होने पे झूठ भी बोल लेना। भूख लगने पर चुरा कर खा ले रहा है बालक और कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ पे काम नहीं होने लायक है, तो वहाँ पे झूठ भी बोल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी पॉइंट में बताया गया जैसे कि देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती रहती है वह परिपक्व होता रहता है और यदि उसे उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ भी बोल लेता है। और जैसे भूख लगती है बालक को तो बालक चुरा कर खा भी लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रिया अहंकार की अवस्था में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जो देख पाए हैं ये, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं और यही पूरा टॉपिक आएगा अहंकार की अवस्था में। अगला पॉइंट बताया गया दोस्तों दूसरे पॉइंट में परंपरागत नैतिक अवस्था। तो दोस्तों आप लोग पूर्व नैतिक स्तर पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूर्व नैतिक स्तर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं परंपरागत नैतिक स्तर को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि परंपरागत नैतिक स्तर कितने से कितने वर्ष तक होता है। तो दोस्तों परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष तक होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो उप स्तर में विभाजित किया जाता है। परंपरागत नैतिक स्तर को दो उप स्तर में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है प्रशंसा की अवस्था और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बताया गया दोस्तों अहंकार की अवस्था। ठीक है दोस्तों, स्टेज ऑफ ईगो। जैसे 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 बालक को बताया गया है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वो परिपक्व होता रहता है। यदि उससे उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा हो रहा है दोस्तों तो वह झूठ भी बोल लेगा। और भूख लगने पर अगर भूख लगी हुई है तो वह चुरा कर भी खा लेगा। ठीक है, तो ये रहा अहंकार की अवस्था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों परंपरागत नैतिक स्तर दो प्रकार होते हैं, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग प्रशंसा की अवस्था को पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग प्रशंसा की अवस्था में बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चा जो भी कर सकता है वो दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। ठीक है दोस्तों, प्रशंसा की अवस्था में बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है और दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। ठीक है दोस्तों, समाज से उन्हें प्रोत्साहन मिलने लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों दूसरे पॉइंट में सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान की अवस्था। तो क्या दोस्तों बताया गया है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों प्रशंसा की अवस्था में तो दोस्तों देखिए प्रशंसा की अवस्था में बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। दूसरे और समाज के तरह से बच्चे से विशेष अपेक्षाएँ करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। ठीक है दोस्तों,
आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट बताएगा दोस्तों, सामाजिक सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोलवर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। दोस्तों, इस व्यवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि उसकी प्रशंसा करता है, ठीक है। वो समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट बताया गया दोस्तों, समाज के साथ संबंध। तो समाज के साथ संबंध में क्या बताया गया है, कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वो नहीं चाहता कि समाज की एक साथ समझौता टूटे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट में उत्तर परंपरागत अवस्था को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था क्या होता है। दोस्तों, उत्तर परंपरागत अवस्था में बताया गया है सार्वभौमिक संबंध। तो आइए देखते हैं सार्वभौमिक संबंध को। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है। इस अवस्था में बालक बुद्धि या विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है, ठीक है। तो बालक कैसे नियम बनाता है, तो बालक कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह ये सोचता है कि समाज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि इस अवस्था में बालक विवेक और अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, कुछ नियम अपने बात से बनाता है और वो ये सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है या क्या खराब है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सभी सिद्धांत एक साथ बताया गया है। जीन पियाजे का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत और कोहलबर्ग का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। तो इस समय हम लोग कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, अगला पॉइंट बताया गया है, यहाँ से हम लोग जीन पियाजे के बारे में पूरा संपूर्ण निचोड़ देखेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक जीन पियाजे को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग जीन पियाजे टॉपिक को। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं जीन पियाजे को, ठीक है। तो दोस्तों, जीन पियाजे अपने सिद्धांत में क्या बताए हैं, तो जीन पियाजे अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बताए हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बताए हैं जीन पियाजे, तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बताए हैं। आइए शुरू करते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहता है। तो किसे विकासात्मक विकास का मनोविज्ञान कहता है दोस्तों, तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट में बताया गया है कि जीन पियाजे का जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो दोस्तों, जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था, जीन पियाजे का जन्म 1886 वर्ष में हुआ था स्विट्जरलैंड में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है दोस्तों। जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। अगले पॉइंट में बताया गया है कि जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। तो दोस्तों, क्या बताया गया है कि जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट थे। और दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बताया गया दोस्तों, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो आइए देखते हैं हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या दिया है। तो दोस्तों, अगले पॉइंट में दिया गया है, पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 ईस्वी में लिखी थी। तो दोस्तों, पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। तो कब लिखी गई थी द लैंग्वेज ऑफ द थॉट, 1923 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे संज्ञानात्मक सिद्धांत में बताया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बताया गया है, इस सिद्धांत के प्रतिपादन जीन पियाजे हैं। तो कौन है दोस्तों, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का इस सिद्धांत के प्रतिपादन जीन पियाजे हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जीन पियाजे हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, निवासी। तो निवासी कहाँ के हैं,
तो दोस्तों जीन पियाजे निवासी हैं स्विट्जरलैंड के। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों दोस्तों जीन पियाजे रहने वाले कहाँ के थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे जीन पियाजे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट में बताया गया है संज्ञान। संज्ञान क्या था दोस्तों? तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि संज्ञान क्या होता है। प्राणी का वो व्यापक और अस्थायी ज्ञानी संज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्राणी का वो व्यापक और अस्थायी ज्ञानी क्या कहलाता है? तो प्राणी का वो व्यापक और अस्थायी ज्ञानी संज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, जिससे वो वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। जिससे वो वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है वही संज्ञान है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, संज्ञान विकास। तो दोस्तों संज्ञान विकास क्या होता है? तो सहस्त्रावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है संज्ञान विकास। ठीक है दोस्तों, संज्ञान विकास कब से कब तक चलता है दोस्तों? तो संज्ञान व्यवस्था सहस्त्रावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है, यही संज्ञान विकास है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में बताया गया दोस्तों जीन पियाजे द्वारा कि जीन पियाजे का सिद्धांत 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जीन पियाजे का सिद्धांत कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों जीन पियाजे का सिद्धांत 4 स्तरों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इस चित्र में बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कुल 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों पहला है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि संवेदी गामक अवस्था कौन को कितने से कितने वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष की होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कौन कितने अवस्था तक होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं में बताया गया है चारों पॉइंट को। पहला पॉइंट जो है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था। पहला पॉइंट क्या होता है दोस्तों? तो पहला होता है संवेदी गामक अवस्था, और इसकी उम्र कितने से कितने वर्ष होती है? तो संवेदी गामक अवस्था की उम्र होती है 0 से 2 वर्ष तक। कितना होता है दोस्तों संवेदी गामक की अवस्था? तो 0 से 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट बताया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष होती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट दिया गया है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष होती है दोस्तों? तो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो इसे पूरा लाइनिंग से बताया गया है और बारी बारी से रखा गया है। तो संवेदी पेशी की अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग संवेदी गामक अवस्था। दोस्तों संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, और दोस्तों यह जन्म से 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। वो वस्तुओं को मतलब इस उम्र में वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि संवेदी गामक अवस्था में बताया गया है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बताया गया है, संवेदी गामक अवस्था में बताया गया है कि यह जन्म से
0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और दोस्तों जन इस संवेदीगामक अवस्था में वो वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके और गंध के माध्यम से, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, बालक ऐसे ऐसे अपना ज्ञान हासिल करता है संवेदीगामक अवस्था में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में बताया गया दोस्तों संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। दोस्तों कुछ पॉइंट बच गया है संवेदीगामक अवस्था में का, उसे आप लोग फिर से देख लीजिए। तो दोस्तों बताया गया है बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। ठीक है, यह बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है या बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया है कि परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन भी करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे बचपन में कि बालक परिचितों को देख के भी कभी कभी मुस्कुराने लगता है, स्वागत करता है मुस्कुराकर। और कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि परिचितों को देखकर बहुत ही डर जाता है बालक, तो भय का प्रदर्शन भी करता है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण बताया गया है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा नामक क्रियाएं, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं उदाहरण में कि आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, त्वचा नागर प्रक्रियाएँ, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों कितने से कितने वर्ष होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, कितने से कितने वर्ष? तो 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। ठीक है, अगले पार्ट में बताया गया है कि बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक है, तो बालक कैसा खेल खेलता है? बालक शब्दों और प्रकृतियों का प्रयोग करता है और प्रकृत्यात्मक खेल खेलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में जिन प्यारे बताए हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि खिलौने की आयु इस अवस्था को ही कहा जाता है। तो दोस्तों 2 से 7 वर्ष की अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा गया है। ठीक है, जिन प्यारे बताए हैं कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है या खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट में बताया गया है इस दौरान उसकी भाषा का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था दोस्तों होती है उसी में बालक के भाषा का विकास भी प्रारंभ होता है और 2 से 7 वर्ष की उम्र को ही खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट में बताया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों कुछ पॉइंट बच गया है, उसे आप लोग फिर से देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत रहता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष के बच्चे में वस्तु स्थायित्व जागृत हो जाता है। और अगला पॉइंट में बताया गया है कि निर्जीव वस्तुओं से सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। बालक में कैसे सोच पाई जाती है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष में, तो 2 से 7 वर्ष में प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट में बताया गया है अनुकरणशीलता पाई जाती है। बालक में अनुकरणशीलता पाई जाती है, शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट बताया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष की होती है? दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू हो जाता है या शुरू कर देता है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष में बालक इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कि इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है या बताने लगता है। तो दोस्तों 2 से 7 वर्ष में बालक इस अवस्था में बालक दिन, रात, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगले पॉइंट में बताया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
कि इस अवस्था में बालक के सही अनुपात का अंतर आकार, भार, क्रम आदि को समझने में लगता है। तो दोस्तों जैसा कि बताया गया है, मूर्त संकेतक अवस्था में इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, फिर से आप लोग इसे देख लीजिए दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर और आकार में अंतर, भार में अंतर और क्रम आदि को समझने लगता है। ठीक है दोस्तों, बालक 7 से 11 वर्ष की अवस्था में अनुपात का अंतर, आकार का अंतर, भार का अंतर और क्रम का अंतर आदि को समझने लगता है। ठीक है, यहीं से मूर्त चिंतन प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों, 7 से 11 वर्ष तक बच्चों में मूर्त चिंतन प्रारंभ होता है इस समय। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था को कहा जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था को कहा जाता है। मुख्य रूप से जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक मानी गई है और इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। यहाँ पे मूर्त लिखा है तो यहाँ पे मूर्ति लिखा है, यहाँ पे मूर्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन योग्य भी हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों कि अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी स्मरण, मनन आदि करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्मरण, मनन आदि करता है। दोस्तों अगले पॉइंट में बताया गया है कि कार्य को करने बालक जो है कार्य को कारण समझना यानी कार्य में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ये कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 18 वर्ष की अवस्था में इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 11 से 18 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया दोस्तों कि इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ठीक है, 11 से 18 वर्ष की अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन भी पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों स्कीमा के बारे में। तो दोस्तों स्कीमा क्या होता है? तो आइए दोस्तों देखते हैं स्कीमा क्या होता है। तो दोस्तों वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है स्कीमा? तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। जैसे दोस्तों आप बाज़ार से सब्जी काट लाते हैं। ठीक है, सब्जी लाएंगे, फिर काटेंगे, धुलेंगे, फिर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पनीर बन के तैयार होगा कहीं। ठीक है, तो आप चीज़ों को संगठित कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन करना है। ठीक है, संगठन करना ही स्कीम कहलाता है। ठीक है, तो स्कीमा क्या कहलाता है दोस्तों? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप बाज़ार गए, सब्जी लाए, काटे, धुले, बनाए, उसके बाद ना सब्जी बन के तैयार हुई, दोस्तों वही संगठन कर रहा है पहले। ठीक है, संगठित कर रहा है सामानों को, वही हो गया स्कीमा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट में बताया गया है जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या क्या है। तो दोस्तों जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास
सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और जीन पियाजे ने ही बताया है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाए। ठीक है, तो जीन पियाजे बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो दोस्तों आप लोग ईमानदारी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी और फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर कराया जाएगा और आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, आप लोग इसे 2 से 3 बार देखिएगा। पेपर में आप लोगों को यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।